बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 63 किस्तें सुन चुके हैं। अब 64वीं किस्त मुलाहिजा फरमाए। उसने मेरी बात काट दी। हाँ, मैं वही हूँ जो अपनी माँ के साथ आपसे एक छोटे से रोल की भीख मांगने आई थी। शुक्र है आपको याद आ गया, वरना आप जैसे बड़े लोगों को हम जैसी भिखमंगी सी लड़कियों के चेहरे कहाँ याद रहते हैं। बड़ा जहर है तुम्हारे लहजे में। जानी क्यों मैं मुस्कुरा दिया। आप ही जैसे लोगों का दिया हुआ है, उसने धीमे मगर पहले ही जैसे जहरीले लहजे में कहा। मुझे याद पड़ता है कि तुम्हारा नाम मैं एक बार फिर अटक गया था। आपको मेरा नाम याद नहीं आएगा। वो एक बार फिर दुखी से अंदाज में मुस्कुराई। मेरा फिल्मी नाम हनी है। असल नाम बताने की मेरा ख्याल है अभी जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि तुम लोगों की गुलबर्ग में कोठी है। मुझे याद आता जा रहा था कि मलिक के बाग में शूटिंग के मौका पर वो मुलाकात किस तरह हुई थी और उस मुख्तसर से वक्त में क्या क्या बातें हुई थी। उस वक्त हनी यकीनन उस दिन से बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। हाँ, अम्मी ने झूठ नहीं कहा था, वो अफसुर्दा से लहजे में बोली। लेकिन ये हमारा पुराना घर है, हम यहीं की पैदावार हैं। मेरा ख्याल है तफसील बताने की तो जरूरत नहीं और ना ही आपको तफसीलात से कोई दिलचस्पी होगी। आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि हम कोई ज्यादा मुअज़्ज़ज़ लोग नहीं हैं। पैसा आया तो गुलबर्ग चले गए थे और गो के मुझ जैसी लड़कियों को यहाँ से गुलबर्ग या किसी और अच्छे इलाके में पहुंचकर बहुत खुशी होती है, लेकिन मुझे नहीं हुई। मुझे यूं लगता है जैसे मेरा सब कुछ यहीं पर रह गया है। मुझे जब भी मौका मिलता है यहाँ आती हूँ और हर साल आज की तारीख में तो जरूर आती हूँ। मैंने ही अम्मी को आज तक ये मकान बेचने नहीं दिया, लेकिन क्यों आती हो हर साल तुम यहाँ आज की तारीख पर? और ये सब कुछ क्या है? मैंने उसकी अरूसी लिबास की तरफ इशारा किया। 6 साल पहले इसी तारीख को इसी लिबास में कोई मुझे यहाँ बैठी छोड़कर सिर्फ ये कहकर रुखसत हो गया था कि मैं अभी आता हूँ, और उसके बाद वो आज तक लौट कर नहीं आया। उसकी आवाज़ जैसे खामोश सिसकियों में ढल गई। हमने ज़माने से बहुत लड़कर, बल्कि यूँ समझो कि जान की बाजी लगाकर एक दूसरे को पाया था। चंद मिनट बाद हमारा निकाह होने वाला था, मगर वो उसी दरवाजे से बाहर गया और उसके बाद उसका कोई पता ना चला कि उसको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। तब से हर साल इसी तारीख को मैं इसी तरह दुल्हन बनकर यहाँ बैठती हूँ। मुझे मालूम है वो नहीं आएगा, लेकिन मैंने ये एक रस्म बना ली है। रस्में इंसान ही बनाते हैं ना। वो थके थके लेकिन ताईद तलब से अंदाज में मेरी तरफ देख कर मुस्कुराई। उम्मीद हो तब सब ही इंतजार कर लेते हैं। मैं नाउमीदी के बावजूद इंतजार कर रही हूँ। क्या ख्याल है मैं एक अच्छी रस्म की बुनियाद नहीं रख रही? यकीनन, मैंने धीमे लहजे में कहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इन गली कोचों में भी इस तरह वफा का भरम रखने वाले पाए जाते होंगे। ये तो बख्त की बात है। वो एक टुक मेरी तरफ देखते हुए बोली। बाज नकदरों और बदमाशों को बाजारे हुस्न में तुआइफों से वफा मिलती है, और बाज शरीफों और मस्कीनों को अपने पर्देदार बीवियों से भी वफा नहीं मिलती। ये सब तमाशे इस दुनिया में होते हैं। ये कहते हुए उसने अपना गोटा किनारी वाला दुपट्टा उतारा और उसे हिफाजत से तय करके मसहरी पर रखने लगी। दोबारा वो मेरी तरफ मुड़ी तो गोया उसे कुछ याद आ गया था। तुम तो अपने दुश्मनों को गोया भूल ही गए। यकीनन एक से ज्यादा आदमी तुम्हारे ताक़ुब में है। क्या सोचा है तुमने? उसने ठहरे ठहरे लहजे में पूछा। तुमने मुझे सोचने की मोहलत ही नहीं दी। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। तुम्हें देखकर, तुमसे मिलकर मुझे हैरत का कुछ ऐसा झटका लगा कि मैं सब कुछ भूल गया। हालांकि मैं बहुत कम हैरान होता हूँ। अभी तुमने जिंदगी में देखा ही क्या होगा। वो मुरब्बियाना से लहजे में बोली। मैं उसके ख्याल से मुत्तफिक नहीं था, लेकिन मैंने मुबहम लहजे में कहा, शायद। मसला क्या है? वो बालों में उंगलियां फेरते हुए नपेतुले लहजे में बोली। उसके बाल खूबसूरत थे। मालूम नहीं कितनी तादाद में खासे खतरनाक किस्म के लोग मेरे ताक़ुब में हैं। उनके पास खासे खतरनाक हथियार भी हैं और इरादा उनका गालबन यही है कि मुझे देखते ही गोली से मेरे परखशे उड़ा देंगे, और मैं बिल्कुल निहत्ता हूँ। मैंने नहायत धीमे लहजे में इख्तिसार से उसे सारी सूरत हाल बता दी। वो एक टुक मेरी तरफ देख रही थी। मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ से कहा, काश मेरे पास एक रिवाल्वर ही होता, और मुसीबत यह है कि मेरी गाड़ी भी इन पेचीदा गलियों में फंस गई है। उसने हुनकारा भरा और पुरख्याल अंदाज में अपने रुखसार पर उंगली फेरी। उस वक्त वो बिलाशुबा पुरवकार और खूबसूरत लग रही थी। शूटिंग के मौका पर जब मैंने पहली बार उसे देखा था तो न जाने क्यों वो मुझे चीप लगी थी। उस वक्त उसका मेकअप, उसका लिबास और उसकी हरकत व सकनात मेरी नज़र में कुछ जची नहीं थी। बिलाखिर वो किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश करते हुए बोली, क्या ख्याल है? अब तक तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी तलाश में नाकाम होकर वापस नहीं चले गए होंगे? नहीं, मेरा ख्याल है वो आज वापस जाने के मूड में नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उनका अंदाज कुछ ऐसा ही है जैसे कि वो मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। मेरा ख्याल है वो इस हिस्से को नहायत खामोशी से खंगाल रहे हैं और किसी भी लम्हे इस मकान तक पहुंचने वाले हैं। तब हनी जैसे किसी फैसले पर पहुंच गई। मुड़कर उसने मसहरी पर रखा हुआ अपना हैंड बैग उठाया,
एक लम्हे के लिए उसका हाथ हैंड बैग में गया और जब वो बाहर आया तो उसमें एक झिलमिलाता हुआ सा नीलगू जर्मन ल्यूगर दबा हुआ था। ये इशारिया 4-5 का रिवाल्वर था, मगर नहायत ही जदीद और खूबसूरत साख्त का, जिसमें उसका हुजम बेहद कम कर दिया गया था, मगर था वो बहरहाल बड़े कैलिबर का रिवाल्वर। उसके साथ ही हनी के हाथ में किसी गाड़ी की चाबियां भी नजर आ रही थी। दोनों चीजें मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, जिन 2 चीजों की तुम कमी महसूस कर रहे हो वो मैं तुम्हें मुहैया कर रही हूँ, आगे तुम्हारा मुकद्दर। मेरी गाड़ी मकान के सामने वाले दरवाजे पर खड़ी हुई है। उधर गली भी काफी चौड़ी है। सफेद रंग की ट्यूटा तुम्हें दरवाजे के करीब ही खड़ी नजर आ जाएगी। अब तुम निकल लो। तुम कैसे वापस जाओगी? मैंने हिचकिचाते हुए कहा। मुझे उसका आपसे तुम पर आ जाना अच्छा महसूस हुआ था। तुम मेरी फिक्र मत करो, वो बेपरवाही से बोली। और अगर मेरे जाने के बाद वो लोग यहाँ आन घुसे, मैं अभी तक मुतजब्जब था, तुम इसकी भी फिक्र मत करो। वो पुरस्कुन लहजे में बोली। मुझे उसके बारे में आफाक की राय याद आने लगी थी। उसने कहा था कि वो कुछ पुरस्कार और खतरनाक लड़की है। आफाक की बात मुझे काफी हद तक दुरुस्त तो मालूम हो रही थी, लेकिन मैं ये समझने से कासिर था कि उसके पुरस्कार और खतरनाक होने की नौयत क्या थी। मैंने रिवाल्वर और चाबियां उसके हाथ से ले ली। वो पलकें झपकाए बगैर मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अब भी एक बेउनवान सी उदासी बाकी थी। उन आंखों को देखकर बरसात की चांदनी मगर सूनी रातों का ख्याल आता था। उस लम्हे धम धम की हल्की सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे 2-3 वजनी बिल्लियां अकबी बालकोनी नुमा बरामदे में कूदी हूँ। मगर मुझे मालूम था कि वो बिल्लियां नहीं, बिल्ले थे जो भेड़ियों से ज्यादा खतरनाक थे। जाओ, हनी ने गोया लब हिलाए बगैर सरगोशी की। मैं कोई ऐसी हिकमत अमली सोचने की कोशिश कर रहा था कि जिसके तहत मैं सिर्फ इस रिवाल्वर की मदद से उनसे निपट सकूं, मगर अब कोई हिकमत अमली इख्तियार करने के सिलसिले में ताखीर हो चुकी थी। यह भी तय था कि हनी के पास रिवाल्वर की फाजिल गोलियां नहीं थी, वरना वो जरूर मुझे दे देती। बस रिवाल्वर लोडेड था, जैसे कि अमूमन कुछ खास लड़कियां अपने पर्स में रखती है। अक्सर उनके पास फाजिल गोलियां नहीं होती। लेकिन मैं एक बार फिर हनी के बारे में तशवीश का शिकार हो गया था। उससे मदद लेकर और उसे यूं गैर यकीनी हालात के शिकंजे में छोड़कर चले जाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया था, कभी इस तरह की मदद नहीं ली थी। जज्बातियत की जंजीर मत पहनो, वो यकायक सर्द लहजे में बोली, और उसी लम्हे मुझे अंदाजा हो गया कि वो खतरात से निपटने की सलाहियत रखती थी और उसके लिए भी चंद लम्हों की मोहलत काफी थी। दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बदस्तूर सरगोशी से अंदाज में बोली, इस दरवाजे से निकलकर नाक की सीध में दौड़ते चला जाओ। तुम सामने वाले दरवाजे तक पहुंच जाओगे। बड़े बोल्ट को जरा जंक लगा हुआ है, एहतियात से खोलना, आवाज पैदा ना हो। मैं तुम्हारी ये अनायत भूलूंगा नहीं, मैंने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया और जाने क्यों अपने आप को हवा के झोंके की तरह हल्का फुल्का महसूस करते हुए दरवाजे से निकल गया। कमरे के आगे बरामदा था, दाएं बाएं भी कमरों के बंद दरवाजे नजर आ रहे थे। सामने मुख्तसर सा सहन था और बड़ा सा दरवाजा कदरे निशीब में था। जिस वक्त मैं बैरूनी दरवाजे पर पहुंचा, वो अकबी दरवाजा धड़धड़ाए जाने की आवाज सुनाई देने लगी थी, जिसे गुजरकर मैं इस मकान में दाखिल हुआ था। जवाबन कोई आवाज सुनाई न दी और दूसरे हिलमे आवाजों से मुझे अंदाजा हुआ कि दरवाजा तोड़े जाने की कोशिश शुरू हो गई थी। इसका मतलब था कि उन्हें यकीन हो चुका था कि मैं इस मकान में दाखिल हुआ हूँ, वरना उन्होंने पास पड़ोस में भी कहीं इस किस्म की कोई कोशिश जरूर की होती और उसकी थोड़ी बहुत आवाज मुझ तक पहुंच गई होती। लेकिन यह महज एक मकान था। मैंने हत्तुल इम्कान आहिस्तगी से ऊंचे और मजबूत चौबी दरवाजे का मोटा बोल्ट खोला और जरा सी दर्ज पैदा करके बाहर झांका। गली में मुलगजा अंधेरा था। दरवाजे के करीब ही सफेद टोयोटा खड़ी थी। रघु किसी हालत में गाड़ी तक पहुंचकर मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और स्टीयरिंग संभालते ही एक्सटेंशन में चाबी लगाई। गाड़ी अच्छी थी, तकरीबन बेआवाज तरीके से स्टार्ट हुई, लेकिन उसी लम्हे गली के एक मकान की दीवार पर एक इंसानी साया नमूदार होता दिखाई दिया और जब तक गाड़ी हरकत में आती तब तक वो साया अच्छी खासी ऊंची इस दीवार से नीचे मुशाकाना अंदाज में सड़क पर कूद चुका था। उसके हाथों में राइफल थी। उससे पहले कि वो राइफल का रुख सही कर पाता, मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए दूसरा हाथ खिड़की से निकालकर रिवाल्वर की गोली उसके सीने में उतार दी। वो उलटकर पीछे गिरा और उसकी राइफल अंधेरे में न जाने कहां जा गिरी। एक सानिए के लिए मुझे ख्याल आया कि रुक कर वो गन तलाश करके उठा लूं, मेरे पास एक ढंग का हथियार ही हो जाएगा। लेकिन एक तो ये कोशिश खतरे से खाली नहीं थी और दूसरी गाड़ी गोया मस्त हाथी की तरह लहराती हुई खासे आगे पहुंच चुकी थी। मैंने बेहतर समझा कि निकलता ही चला जाऊं। हनी के रिवाल्वर की नाल मैंने गैर इरादी तौर पर चूम ली। उस रिवाल्वर ने अपने काम का आगाज नहायत उम्दगी से किया था। हंगामा मेरे अक्म में रह गया था। एक लम्हे बाद ही मैंने अपने आप को शाही बाजार के मेन रोड पर पाया। गाड़ी मैंने दाएं तरफ मोड़ी और मुझे अंदाजा हो गया कि मैं उसी समत जा रहा हूं जिधर से आया था। और जैसे ही मैं उस गली के करीब से गुजरा जिससे मैं भूल भलियों में दाखिल हुआ था, यकलख्त ही अंधेरे में खड़ी हुई एक कार की हेडलाइट्स किसी अफरियत की आंखों की तरह चमक उठी और फिर मैंने इंजन की उसीली घुर्राहट सुनी। मैंने उस तरफ देखने की ज़हमत नहीं की थी। मुझे वैसे ही कुछ अंदाजा सा हो गया था कि ये वही स्या गाड़ी थी जो यहाँ तक मेरे ताक़ुब में आई थी।
थी, लेकिन मैं समझने से कासिर था कि वो कितने आदमी थे और किस तरह इतनी तेजी से कभी आगे पहुंच रहे थे और कभी वापस उस जगह पहुंच जाते थे जहां से मैं निकलने की कोशिश करता था। आगे निकलते निकलते मैंने एक और गाड़ी को भी अचानक उकाब की तरह अपने ताक्कुब में झपटते देखा। उसी लम्हे आगे दूर कहीं पुलिस वालों की विसल सुनाई देने लगी। पुलिस वालों में ये बड़ी अच्छी बात है कि वो दूर ही से लोगों को खबरदार कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, जिसे भागना है भाग ले। शाही बाजार का मेन रोड भी कुछ ज्यादा कुशादा नहीं था। मैं इक्का दुक्का राहगीरों को बचाता गाड़ी को लहराता उस रफ्तार से गुजरा कि वो राहगीर दहशत ज़दा से होकर इधर उधर हटते नजर आए। रास्ते में मुझे कहीं पुलिस वाले या उनकी गाड़ी नजर नहीं आई। शायद वो मेन रोड पर नहीं, इधर उधर कहीं गलियों में थे और मालूम नहीं वो इस गड़बड़ की वजह से सरगर्म थे जो मेरी और मेरे ताकुब करने वालों की वजह से फैली हुई थी, या फिर किसी और ही चक्कर में थे। सर्कुलर रोड पर पहुंचकर मैंने सिग्नल की परवाह न करते हुए चौराहे पर गाड़ी दो पहियों पर घुमाई और उस तरफ रवाना हो गया जिधर कुछ आगे जाकर यही सड़क रावी रोड कहलाती थी। रात की इस पहर उस सड़क पर ट्रैफिक बराए नाम था। अलबत्ता अब ट्रकों की आजादाना आमदोरफ्त का वक्त हो चुका था और तरह तरह के ट्रक खड़खड़ाते दंदनाते दो तरफा सड़क पर रवां तवां थे। उस सड़क पर पहुंचकर मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे ताक्कुब में अब दो गाड़ियां थीं। ये चीज भी मेरे लिए नाकाबिले फहम थी कि जो ताक्कुब का सिलसिला तवील हो रहा था, उनकी तादाद में क्यों कर इजाफा होता जा रहा था। वो ट्रक जो उसी समत जा रहे थे जिधर मैं जा रहा था, मैंने उनके दरमियान गाड़ी को नहायत खतरनाक अंदाज में लहराते हुए अपना ताक्कुब करने वालों को ये तासुर देना चाहा कि मैं उन्हें राज देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो मुझे एक सानिये के लिए भी नजर से ओझल न होने दें। और उस मकसद के लिए जरूरी था कि वो भी मेरी ही तरह ट्रकों के दरमियान से गाड़ी को जिग जैग करते हुए निकालते। इस दौरान मैं कोई कोशिश कर सकता था जिससे उनकी कम अज कम एक गाड़ी तो किसी ट्रक से टकरा जाती या उलट जाती, लेकिन वो इस चक्कर में नहीं आए और ट्रक तकरीबन सीधी कतार में सफर कर रहे थे। ताकुब करने वाली एक गाड़ी उस कतार के एक तरफ हो गई और दूसरी गाड़ी दूसरी तरफ। अब मैं ट्रकों के दरमियान उन्हें गुंचा देते हुए यू टर्न लेने की कोशिश नहीं कर सकता था। फिलहाल वो मुझ पर फायरिंग नहीं कर रहे थे। शायद उन्हें यकीन नहीं था कि जिस अंदाज से इस वक्त ताकुब जारी था उसमें वो फायरिंग करके मुझे कोई हकीकी नुकसान पहुंचा सकेंगे। इसलिए उन्होंने बेहतर यही समझा कि एमुनेशन जाया न किया जाए और लोगों को भी अपनी तरफ मुतवज्जा न किया जाए। चंद ही लम्हों में मैंने अपने आप को रावी चौक के करीब पाया। उस चौक में मुख्तलिफ समतों में मुख्तलिफ शहरों के लिए सड़कें निकलती हैं। उस वक्त उन शहरों को जाने वाली इक्का दुक्का बसें थोड़े थोड़े फासले पर खड़ी थी। उनकी आराइशी बत्तियां चल रही थी। प्रेशर हार्न और म्यूजिकल हार्न बजाए जा रहे थे और कंडक्टर मुख्तलिफ शहरों के नाम ले लेकर आवाजें लगा रहे थे। हालांकि वहां दूर दूर तक कोई मुसाफिर नजर नहीं आ रहा था। मुसाफिर जितने भी दस्तयाब थे वो इन बसों में पहले ही बैठ चुके थे। मैंने शहर से निकल लेना ही बेहतर समझा। एक सानिये के लिए मुझे ख्याल भी आया कि इस जगह चूंकि कदरे रौनक थी, इसलिए यहाँ उनसे उलझने या उन्हें किसी तरह चक्कर देने का खतरा मोल लिया जा सकता था। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि उन लोगों से कुछ बाइद नहीं था कि वो यहाँ भी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते। इस तरह कुछ बेगुनाह लोगों की जान भी जा सकती थी। उस चौक में भी सिग्नल अभी तक काम कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी परवाह न करते हुए दो पहियों पर गाड़ी शाहदरा की समत घुमाई। पहियों और ब्रेकों की चरचराहट के साथ ही चौक में बर्पा शोर यकलख्त थम गया था। बसों के हारन खामोश हो गए और कंडक्टर भी जाने क्यों आवाज लगाना भूल गए। मेरे अक्ल में उन दोनों गाड़ियों के पहिए और ब्रेकों की चरचराहट सुनाई दी और वो भी बिल्कुल मेरे ही अंदाज में चौक से मुड़े। मैं अकबनुमा आईने में देख रहा था कि अब वो गाड़ियां मुझसे ज्यादा पीछे नहीं रही थी। मैंने एक्सीलरेटर पर दबाव कुछ और बढ़ा दिया और टूल टैक्स के मेहराबों तक पहुंचते पहुंचते उन्हें जरा ज्यादा पीछे छोड़ दिया। टूल टैक्स वसूल करने वाले लड़के का हाथ हवा में उठा का उठा ही रह गया और मेरी गाड़ी जल्द से उसके बाजू से मस होती हुई गुजर गई। कुछ देर बाद मैं जीटी रोड पर मुड़ गया। दोनों गाड़ियां बदस्तूर मेरे ताकुब में लगी हुई थी। ताहम हनी की गाड़ी उस एतबार से बहुत अच्छी थी कि मेरी मर्जी के मुताबिक मेरा साथ दे रही थी। हमारे दरमियान फासला बढ़ता जा रहा था। जीटी रोड पर उस वक्त ट्रैफिक बड़ा नाम था। फिर शायद ताकुब करने वालों ने यह अंदेशा महसूस करते हुए कि मैं उनकी दस्तक से निकल जाऊंगा, अक्ब से अचानक फिर फायरिंग शुरू कर दी। गन्नों का रुख जमीन की तरफ था। मैं समझ गया कि वो टायरों को निशाना बनाना चाहते हैं। मैंने गाड़ी को लहराना शुरू कर दिया। उस रफ्तार पर गाड़ी को लहराना नहायत खतरनाक था, लेकिन उस वक्त मेरे आसपास खतरात के सिवा था ही क्या। एक खतरे से बचता था तो बहरहाल दूसरे खतरे का सामना था। गाड़ी के अकबी हिस्से से गोलियां टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अकबी बत्तियां वगैरह यकीनन चकनाचूर हो चुकी थी और डिक्की वगैरह में भी शायद सुराख हो चुके थे। आवाजों से यही अंदाजा हो रहा था, गनीमत था कि टायर अभी तक गोलियों की जद से बचे हुए थे। ये तो थे भी आम से गाड़ी के आम से टायर। बिलाखिर वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। सड़क पर नीम दायरे का सा एक मोड़ आया और ये मोड़ काटते वक्त बिलाखिर एक ये शायद दोनों ही पिछले टायर गोलियों का निशाना बन गए। उस रफ्तार से मोड़ काटते हुए टायरों का फ्लैट हो जाना मौत के मुंह में चले जाना ही का दूसरा नाम था। लेकिन मुझे कुदरत ने इतनी मोहलत दी कि गाड़ी कलाबाजियां खाने से पहले
बुरी तरह लहराई और उस दौरान मुझे अंदाजा हो गया कि वो किस तरफ पहली कलाबाजी खाएगी। उसी लम्हे मैं दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर यूं बाहर कूदा जैसे किसी ताकतवर स्प्रिंग ने मुझे उछाल दिया हो, और ये मेरी मजीद खुशकिस्मती थी कि मैं सड़क से नीचे कच्चे में गिरा और नशीब में लुढ़कता चला गया। गाड़ी उसी रफ्तार से चंद गज आगे जाकर लुढ़क गई और खासी दूर तक लड़कनियां खाती चली गई। बुरी बात यह हुई कि नशीब में लुढ़कते वक्त रिवाल्वर मेरे हाथ से गिर गया, और अच्छी बात यह थी कि उन लोगों को गालिबन उस वक्त अंदाजा नहीं हो सका था कि मैं लुढ़कती हुई गाड़ी से नशीब में छलांग लगाने में कामयाब हो गया हूँ। दोनों गाड़ियां आगे गुजरती चली गईं, फिर उनके टायरों की चिरचिराने और दरवाजा खुलने बंद होने की आवाजें सुनाई दी। वो गालिबन मेरी उल्टी हुई गाड़ी का जायजा ले रहे थे। उस दौरान मैंने उठकर नाक की सीध में दौड़ना शुरू कर दिया था। मैं लम्हा ब लम्हा सड़क से दूर होता जा रहा था। मुल्किजे अंधेरे में कुछ दूर कद आदम घास पुर इसरार हेवलों की तरह लहराती नजर आ रही थी। दूर दूर तक झाड़ झंकार ही फैला हुआ मालूम होता था। मेरी आंखें मुल्किजे अंधेरे में जहां तक देख पा रही थीं, उससे अंदाजा होता था कि आगे जरी जमीन है। अलबत्ता शुरू की कुछ जमीन किसी वजह से खाली पड़ी थी और शायद चरागाह का काम देती थी। घास के करीब पहुंचकर मैंने मुड़कर देखा। उन लोगों को उस वक्त तक मालूम हो चुका था कि मैं कार से निकल चुका हूं, क्योंकि मुझे सड़क पर कई इंसानी हेवले नजर आए और वो सब यकीनन नशीब ही की तरफ मुतवज्जा थे। उनमें से 3 के पास टार्चें भी थीं जिनकी रोशनी इधर उधर चकरा रही थी, लेकिन मैं बहुत तेज दौड़ने के बायस उस रोशनी की रसाई से काफी आगे निकल आया था। उनकी गालबन समझ में नहीं आ रहा था कि वो तवीलो अरीज खुली जगह में किस तरफ मुझको तलाश करे। फिर उन्होंने गालबन चंद ही सेकंडों में हिकमत अमली तैयार कर ली। टार्चें बुझ गईं और मैंने उन हेवलों को सड़क से उतरकर अंधेरे में मदगम होते देखा। मैंने ज्यादा तेजी से घास की तरफ दौड़ लगा दी और चंद सेकंड बाद मैं किसी बिदके हुए मवेशी की तरह घास के समंदर में उतर गया। अपने इस फैसले पर एक लम्हे के लिए मुझे पछतावा भी महसूस हुआ, क्योंकि घास कुछ इस किस्म की थी कि अगर किसी खास जाविये से जिस्म का कोई हिस्सा खुला इन लंबी पत्तियों से टकरा जाता था तो वो कदरे खुरदरी धारी वाली किसी तलवार की तरह काटने लगती थी। तहम घास में पनाह लेने के सिवा चारा भी कोई नहीं था। खुले मैदान में बेवकूफों की तरह दौड़ते रहना तो कोई ज्यादा ही फरागदिली से मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। कद आदम घास को चीरते हुए और जरा झुककर दौड़ते हुए मैंने खासा फासला तय कर लिया। घनी घास में कुछ हलचल तो मुझ जैसे खासे जसीम आदमी के दौड़ने से मची हुई थी, और कुछ शायद यहाँ छोटे मोटे जानवर भी पनागुजी थे जो मेरे यूं दराने से घबरा गए। कुछ हलचल उनकी वजह से भी मची हुई थी। अगर उस वक्त वो लोग घास के करीब पहुंच चुके होते तो उस हलचल की वजह से मेरा सुराग पाना उनके लिए बहुत आसान होता। खासा फासला तय करने के बाद बिलाकर मैं रुक गया और गैर महसूस अंदाज में सांस लेते हुए इधर उधर की आवाजें सुनने की कोशिश करने लगा। मेरे रुकने के चंद लम्हे बाद घास में इधर उधर भागते हुए छोटे मोटे जानवर भी गोया सुकून में आ गए और चारों तरफ सुकूत छा गया। मैं किसी भी ऐसी आवाज पर कान लगाए हुए था जिससे उन लोगों की नकलो हरकत का अंदाजा हो सकता, मगर मुझे किसी तरफ से कोई ऐसी आवाज सुनाई न दी। यह अजीब आसाब शिकन सुकूत था। कभी कभार कहीं दूर से मौसीकार शब यानी झींगड़ का राग सुनाई दे जाता था। मैं अपने आप को खुशगुन ख्यालात और शुगुफ्ता तशबीहात में उलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि बरसों बाद ऐसा मौका आया था जब मैं सही मानों में अपने आप को असाबी तनाव में मुब्तला महसूस कर रहा था। कई मिनट यूं ही गुजर गए। छठी हिस्स तो खतरे का एहसास दिला ही रही थी, लेकिन वो जो मेरी एक नामालूम सी हिस्स थी वो मुझे बता रही थी कि खतरा मेरे गिर्द भंवर की तरह चक्कर काट रहा है। लेकिन हैरत मुझे इस बात पर थी कि मैं जरा सी आहट भी सुनने से कासिर था। हालांकि मेरी समाअत भी गैर मामूली थी, लेकिन शायद बात ये थी कि जिन लोगों से मुझे वास्ता पड़ा था वो भी इस किस्म के मामलात में गैर मामूली ही सलाहियत रखते थे। दफातन ताबड़तोड़ धमाकों से फिजा मुर्तज होकर रह गई और उसके साथ ही घास में कोई मशीन सी चलने लगी। वो दरअसल गोलियां थी जो बुछाड़ की सी सूरत में घास को काटती हुई गुजर रही थी। एक लम्हे के लिए मेरी सांसें सीने में अटक गईं। वो लोग काफी बड़े रकबे में फैल गए थे और गोलियों की आवाजों से मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो नीम दायरे में रहते हुए फायरिंग स्क्वाड की तरह गोलियां चला रहे थे, गोया उनका हदफ उनकी नजरों के सामने हो। गनीमत यह था कि मैं अब भी उनका हदफ नहीं बन सका था। ये इत्तेफाक था या शायद इमदाद गैबी कि मैं रुख बदलती हुई उन गोलियों की जद पर नहीं था। मैं चौपाई की तरह चारों हाथों पैरों पर झुक गया और धीरे धीरे गोलियों की बुछाड़ से कुछ और दूर खिसकने लगा। झाड़ियों में छुपा हुआ वो खरगोश जिसे कई शिकारियों ने घेर रखा हो, शायद उसी तरह जान बचाने की फिक्र में होता हो जिस तरह इस वक्त मैं था। मुझे अपना आप बेहद काबिल रहम महसूस हुआ। बड़ी शान से बैठे बिठाए हालात के एक थपेड़े ने मुझे कहां से कहां धकेल दिया था। अचानक घास के दरमियान मुल्कजीज सी रोशनी नजर आने लगी। उन लोगों ने टार्चें रोशन कर ली थी। मुझे एक बार फिर अपनी जगह साख्त होना पड़ा। गोलियों की तड़तड़ाहट के दरमियान परिंदों की चीखों पुकार भी जारी थी। दूर कहीं फरियादी से अंदाज में 2-4 गीदड़ भी बोलने लगे थे। सरदस्त तो मैं भी एक गीदड़ ही बनकर रह गया था जिसकी शामत आई थी, तो उसने एहतियाती तदाबीर और हिफाजती इंतजामात को बालाए ताक रख दिया था।
میں بظاہر ایک محفوظ اور پرسکون زندگی گزار رہا تھا، لیکن در حقیقت میرے ارد گرد قدم قدم پر غیر متوقع اور نادیدہ خطرات پھیلے ہوئے تھے۔ اگر میں احتیاط اور حفاظتی انتظامات کا خیال رکھتا تو یہ کوئی شرم کی بات نہیں تھی، لیکن جانے کیوں میں اتنا زیادہ بے پرواہ یا پھر ضرورت سے زیادہ خود اعتماد ہو گیا تھا۔ دوسرے علم میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ اب خود کو اتنی زیادہ لعنت و ملامت کرتے رہنے سے بھی کچھ حاصل نہیں، اپنی غلطیوں سے نپٹنا اور غیر متوقع حالات کا سامنا بھی مردانگی ہی ہے۔ دفعتاً گولیوں کی تڑتڑاہٹ تھم گئی، شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ بے تحاشا ایمونیشن ضائع کر رہے ہیں، یا پھر شاید انہیں اطمینان ہو گیا تھا کہ انہوں نے گولیوں سے پوری گھاس کو کھنگال لیا ہے۔ ٹارچیں بجھ گئیں اور چند لمحے بعد پھر وہی پہلا سا سکوت چھا گیا۔ مجھے بار بار دل ہی دل میں ان لوگوں کو داد دینا پڑ رہی تھی۔ وہ لوگ چوہے بلی کے کھیل میں خوب ماہر تھے، کبھی یکدم ہی ہنگامہ برپا کر دیتے تھے اور کبھی گویا دم ساتھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ کبھی ان کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ہر قیمت پر مجھے گولیوں سے چھلنی کر دینا چاہتے ہیں، اور کبھی یوں لگتا تھا کہ وہ مجھے زندہ پکڑنا چاہتے ہیں۔ اعصاب شکن جنگ کی حکمت عملی یہی تھی کہ مخالف کو صحیح طور پر اندازہ ہی نہ ہونے پائے کہ آپ در حقیقت چاہتے کیا ہیں اور کس لمحے کیا قدم اٹھائیں گے۔ لیکن شاید ان لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت ان کا واسطہ بھی ایک ایسے شخص سے ہی تھا جس کی زندگی کے کئی قیمتی برس انہی حکمت عملیوں کے ساتھ اسی قسم کی محض آرائیوں میں گزرے تھے، جس کے اعصاب برسوں کی تربیت اور خداداد صلاحیتوں کی بدولت فولاد ہو گئے تھے۔ صورتحال خواہ کچھ بھی تھی، لیکن میں خوفزدہ بہرحال نہیں تھا۔ میں نے نہایت آہستگی سے ایک طویل سانس لے کر بہت سی سرد ہوا کو پھیپھڑوں میں چند لمحے کے لیے مقید کیا اور قطعی پرسکون ہو کر ایک بار پھر ہموار انداز میں سانس لیتے ہوئے دھیرے دھیرے ایک طرف کو کھسکنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ اب بھی کھردرے اور مضبوط تھے، کٹیلی گھاس اور زمین کی تمام ناہمواریوں کو برداشت کر رہے تھے۔ چند گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد یکلخت مجھے رکنا پڑا۔ کہیں دور سے گھاس میں سسراہٹ کی خفیف سی آواز سنائی دے رہی تھی، اور یہ ان آوازوں سے بہت مختلف تھی جو گھاس میں چھوٹے موٹے جانوروں کی حرکت کرنے سے پیدا ہو سکتی تھی۔ یقیناً کوئی انسان گھاس میں داخل ہو چکا تھا اور وہ مجھ سے زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ پھر ایسی ہی سسراہٹ ایک اور سمت سے سنائی دی، شاید وہ سب بھی مختلف سمتوں سے گھاس میں داخل ہو چکے تھے۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ٹائی جو ڈھیلی ہو کر میرے گلے میں جھول رہی تھی اسے اتار کر میں نے گھاس ہی میں پھینک دیا۔ میرا کوٹ بھی نقل و حرکت میں کچھ دشواری پیدا کر رہا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ کچھ چیزوں سے تھوڑا بہت تحفظ بھی دے رہا تھا، اس لیے میں نے اسے اتار کر نہیں پھینکا۔ کندھوں پر سے اس کی آستینیں خاصی ادھر چکی تھیں، جس کی وجہ سے بازو ہلانے جلانے میں خاصی آسانی ہو سکتی تھی۔ میری مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور خفیف سے خفیف آواز پر کان لگے ہوئے تھے۔ سرسراہٹ کی آواز کبھی سنائی دے جاتی تھی اور کبھی معدوم ہو جاتی تھی۔ وہ لوگ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب ان میں سے کوئی بھی ٹارچ روشن نہیں کر رہا تھا۔ میں ساکت بیٹھا رہا۔ سرسراہٹ کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ ان میں سے کوئی ایک میری ہی سیدھ میں آ رہا تھا۔ میرے حق میں بہتر یہی تھا کہ میں کسی سے الجھنے کے بجائے وہاں سے نکل لینے ہی کی کوشش کرتا، لیکن مجھے کسی ہتھیار کی ضرورت شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ میں خطرہ مول لے کر کسی سے کوئی گن چھیننا چاہتا تھا۔ سرسراہٹ کی آواز بالکل قریب آ گئی تو میں نے سانس روک لی۔ پھر میرے سامنے گھاس چیر کر ایک نہایت دھندلا ہیولا نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں غالباً اسٹین گن تھی۔ اگر مجھے ایک ثانیے کی بھی تاخیر ہوئی ہوتی تو شاید اسے میری موجودگی کا احساس ہو جاتا، لیکن میں نے اسے اس کا موقع نہیں دیا۔ میں نے چیتے کے سے انداز میں اچھل کر اس کی گردن دبوچ لی تاکہ وہ کوئی آواز نہ نکال سکے، لیکن اس دوران اضطراری طور پر اسے اسٹین گن کا ٹریگر دب چکا تھا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ عین میرے کان کے قریب گونجی۔ گن کا رخ اس وقت آسمان کی طرف ہو چکا تھا۔ زندگی کے آخری لمحوں میں بھی اس شخص کو یہ عقل مندانہ احساس ضرور تھا کہ اس کے ہاتھوں میں موجود گن میرے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ میں نہتا ہوں۔ وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں تھا کہ گن مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتی۔ گولیاں آسمان کی طرف گئی تھیں، لیکن وہ شخص گن دور کہیں اندھیرے میں پھینکنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دوران چاروں طرف بلا کا سکوت چھا گیا۔ اس سکوت میں کڑک کی صرف ایک ہلکی سی آواز ابھری، اور یہ اس شخص کی گردن ٹوٹنے کی آواز تھی جو میری گرفت میں آ گیا تھا۔ بازو کے شکنجے میں یا دونوں ہاتھوں کی گرفت میں گردن پھنسا کر ایک مخصوص ٹرک اور کچھ طاقت کے استعمال سے اسے ایک پل میں توڑ دینا میرے لیے بہت آسان تھا۔ میں نے دم توڑتے ہوئے اس شخص کو گھاس میں پھینکا اور سر جھکا کر ایک طرف کو دوڑ پڑا۔ گن کو تلاش کرنے کا اب وقت نہیں رہا تھا، کیونکہ ایک لمحے کے سکوت کے بعد کئی اطراف سے بے تحاشا فائرنگ شروع ہو گئی تھی اور ٹارچوں کی روشنی بھی ادھر ادھر چکرانے لگی تھی۔ میں گولیوں اور روشنی کی زد سے بچتا ہوا جدھر بھی راستہ مل رہا تھا ادھر دوڑ رہا تھا۔ بہرحال اپنی طرف سے تمام تر احتیاط کے باوجود کچھ بعید نہیں تھا کہ میں دوڑتا ہوا سیدھا کسی سے جا ٹکراتا جو گن لیے گھاس میرا منتظر کھڑا ہوتا۔
ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ वो इससे भी कुछ बुरा ही था। हुआ ये कि वहशत ज़दा दरिंदे की तरह सर झुकाकर घास को चीरते हुए मैंने कुछ दूर तक भागने के बाद अचानक ही अपने आप को खुले मैदान में पाया। कुछ आगे पानी का एक छोटा सा नाला था। मैं अपनी झोंक में उसे भी फलांग गया। खुले में आकर मैंने अपने आप को कतई गैर महफूज महसूस किया। तमाम अब रुकना या सम तब्दील करना भी मुझे मुनासिब नजर न आया। मैं दीवाना वार दौड़ता ही चला गया। फायरिंग बदस्तूर जारी थी, बल्कि यूं महसूस हो रहा था कि कोई एक शख्स तो कहीं करीब ही से फायर कर रहा है, लेकिन वो मुझे देख नहीं पाया है। मुल्कजे अंधेरे में मुझे कुछ दूर दरख्तों का एक झुंड नजर आ रहा था और मेरा इरादा था कि दरख्तों की ओट में जरा रुक कर सूरत हाल को समझने और कोई फैसला करने की कोशिश करूं। लेकिन जो ही मैं झुंड के करीब पहुंचा, मेरी नजरों के सामने हवा में एक जाल सा लहराया। फौरी तौर पर मुझे यह ख्याल आया कि शायद ये मेरा वहम है और काफी देर से मैं जिस सूरत हाल का शिकार हूँ उसकी वजह से मेरी नजर आर्जी तौर पर धुंधला सी रही है। लेकिन दूसरे ही लम्हे जब मैं उलझ कर गिर पड़ा, मेरे पांव जमीन पर न रहे और मैं खुद ब खुद गोया सिमट कर रह गया। तब मुझे एहसास हुआ कि वो जाल हकीकी था और मुझ पर ही फेंका गया था और मैं नहायत ही आसानी से किसी बेजरर जानवर की तरह उसमें फंस कर रह गया था।